गुड मॉर्निंग क्लास। आज वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन विद सम इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि टिश्यूज सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स जब एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम टिश्यूज बोलते हैं। अब ये ग्रुप कैसा होता है? ये जो सेल्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कैसे सिमिलर होते हैं? इनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है। हम जानते हैं जब हम एम्ब्रायो होते हैं, एम्ब्रायोनिक स्टेज में बहुत सारे जर्म लेयर्स होती है। हमारी बॉडी तब तो एक छोटी सी सेल होती है, वो बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो इस तरह से दिखती है, जो एक एयर लेयर सेल दिखता है। ऐसा टाइप का। ये जो बाहर वाली लेयर है इसे बोलते हैं एक्टोडर्म। बीच वाली को बोलते हैं मेसोडर्म और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म। ऐसे दिखती है हमारी जर्म लेयर्स। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये बाद में हमारे ऑर्गन्स बनाता है। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं, अगर यही सब सारे डर्म्स में से कुछ सेल्स निकल जाए, जैसे कि एक्टोडर्म से कुछ सेल्स निकले, उन्होंने कोई एक ऑर्गन बनाया, मेसोडर्म से कुछ निकले, कोई और ऑर्गन बनाए, तो ये सारे सेल्स का एक कॉमन ओरिजिन है। ये सारे सेल्स एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है, या फिर ये सारे सेल्स मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सारे सेल्स का एक कॉमन ओरिजिन है। फिर आता है विद सम इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस। इंटरसेल्युलर क्या होता है? इंटरसेल्युलर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बीच में, और सेल्युलर मतलब सेल, यानी कि दो सेल के बीच का जो मटेरियल होता है, मान मटेरियल, इसे हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। यहाँ पे जो सब्सटेंस होंगे इन्हें बोलेंगे इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। तो जो ये दो सेल्स का एक कॉमन ओरिजिन है और इनके बीच कोई इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है और परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सारे सेल्स साथ में मिलकर एक ही फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे स्टमक के सेल्स, सारे सेल्स मिलाकर एक ही फंक्शन कर रहे हैं, खाना को डाइजेस्ट करने का। तो इसलिए स्टमक को एक टिश्यू बोलेंगे। वो एक पार्ट एक टिश्यू हुआ, क्योंकि इसके सारे सेल्स एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। उसके सारे सेल्स एक कॉमन ओरिजिन था, उन सारे सेल्स के बीच में कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस था। तो ये हुई टिश्यू की डेफिनेशन। अब टिश्यू कितने तरह के होते हैं? तो हमारी बॉडी में मेनली सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब एक से 4 तरह के टिश्यू से बने। और ये टिश्यूज को हमने डिवाइड कैसे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। जो सेल्स उसके अंदर है टिश्यूज के, उससे बेस, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन पे बेस हमने टिश्यूज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन है ये? पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्क्यूलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है न्यूरल टिश्यू। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी की कवरिंग बनाता है, कवरिंग ऑफ द बॉडी, चाहे फिर वो इनसाइड कवरिंग हो, आउटसाइड कवरिंग हो, जितनी भी कवरिंग है हमारी बॉडी की या फिर कोई ऑर्गन की, हर चीज की कवरिंग कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। मस्कुलर टिश्यू सारे मसल्स बनाता है हमारे बॉडी के। कनेक्टिव टिश्यू सारे अदर टिश्यूज को साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। सारे टिश्यूज को या फिर सारे सेल्स को, हमारी पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट न्यूरल टिश्यू, ये हमारा नर्वस सिस्टम को बनाने में मदद करता है। तो ये मेनली 4 तरह के टिश्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब हम एक एक टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में।
एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले इसका नाम पे जाते हैं, इसे हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपिथेलियम इसका मतलब क्या है? एपी का मतलब होता है टू, नहीं अपॉन, और थीलियम का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि इसका अगर मैं पूरा मतलब निकालूं तो हो जाएगा टू रेस्ट अपॉन, यानी कि ये जो टिश्यू है उसके ऊपर कुछ रेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर कुछ है। एपिथेलियल टिश्यू नॉर्मली हमारी कवरिंग में मदद करता है, यानी कि इसके ऊपर या नीचे बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज भी हो सकते हैं। अब इनकी और क्या खासियत है? ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ये बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कंपैक्टली अरेंज का मतलब क्या होता है कि ये सब आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इधर एक बॉक्स बनाऊं ऐसा, बहुत कंपैक्टली अरेंज, टाइटली। इनमें हमें आईसीएस क्या होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनमें ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, हमें दिख नहीं रहा, बहुत कम हो रहा है, हर जगह सेल्स भरे पड़े, इसलिए ये बहुत कंपैक्टली अरेंज होते हैं, इनकी बहुत टाइटली अरेंज होता है। और इनमें आईसीएस यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। और क्या है? ये एवैस्क्यूलर होते हैं। एवैस्क्यूलर यानी कि इनमें नो ब्लड वेसल, इनमें ब्लड वेसल नहीं होती है एपिथेलियल टिश्यूज में, ठीक है, इसलिए एवैस्क्यूलर टिश्यू है। तो अगर ब्लड वेसल्स होती नहीं है तो ये जिंदा कैसे होंगे? हम जानते हैं हमारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होकर अंदर चले जाते हैं। इन सेल्स के अंदर डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, इसीलिए इनमें ब्लड वेसल्स की कोई खास जरूरत नहीं होती। अब हर एक एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सबसे नीचे, हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होती है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? वो एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके ऊपर सेल्स अरेंज्ड हो। तो अगर मैं सेल्स को अरेंज करूं तो कुछ ऐसे दिखेंगे। ये बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज्ड है, इनमें हमें न्यूक्लियस भी दिख रहा है। ये सारे सेल्स एक कॉमन टिश्यू, एक कॉमन मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज, इसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन मेनली न्यूट्रिशन में मदद करती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ही ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके नीचे होते हैं, तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट को डिफ्यूज करने में आसानी देती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और क्या? इनके जो फ्री सरफेस होते हैं, ऊपर के सरफेस, इनमें हमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि जो एक्स्ट्रा कुछ काम, नया अलग तरह का कुछ काम करे, उसे हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये जो सेल्स के ऊपर वाली सरफेस है वो अलग अलग तरह के काम कर सकती है, तो इसके लिए हमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या क्या? जैसे सीलिया। अगर किसी सेल, कोई ऐसा सेल है, इसके ऊपर ऐसे कुछ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे हम सीलिया कहते हैं। सीलिया का काम क्या होता है? ये खाना को, चीजों को, पार्टिकल्स को मूव करने में मदद करता है। ये क्या है? सीलिया, और ये मूव करने में मदद करता है पार्टिकल्स को। बोट रो मूवमेंट इसे हम बोलते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन हो सकता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होती है? अगर मैं ऐसा बनाऊं, ये एक सेल है, ये ऊपर को मैंने, ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसी को मैंने ऐसे कर दिया, इसे हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, यानी कि अगर ये चीज कोई एब्जॉर्ब कर रही है, जो सेल है वो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। मान लो हमारे स्टमक का सेल, इंटेस्टाइन का सेल है, ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा इसके पास फ्री सरफेस होगा, उतना अच्छा से वो एब्जॉर्ब कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स को। तो उसके इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए हम इसके ऊपर
कुछ प्रोजेक्शन होती है, मॉडिफिकेशन होती है, जिसे हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। और अगर कुछ पार्टिकल्स को हमें मूव कराना हो, जैसे कि हमारी ट्रेकिया में या फिर हमारी मूव करने में, जैसे कि ट्रेकिया में या फिर हमारी नोज नेजल चेंबर में, ये सब में पार्टिकल्स मूव होते हैं, तो उसकी मूवमेंट को कौन फेवर करता है? सीलियम। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की। एपिथेलियल टिश्यू मेनली दो टाइप्स का होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स का सिर्फ एक ही परत हो तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आएगा। कंपाउंड मतलब क्या होता है? मल्टी लेयर्ड सेल्स। अगर बहुत सारे सेल्स साथ में अरेंज है, जैसे कि ये है हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरह से बहुत सारे सेल्स अरेंज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल के अंदर भी तीन तरह के सेल्स आते हैं। पहला है स्क्वामस सेल्स। इसमें स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें इररेगुलर सेल्स आते हैं। यानी कि इसके अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसा इररेगुलर बाउंड्रीज हैं, तो इसे बोलेंगे स्क्वामस सेल्स। ये बहुत थिन होते हैं, बहुत थिन पतली सी है। इसका काम ये कहाँ होता है नॉर्मली? ये होता है लाइनिंग में, हमारी बॉडी की लाइनिंग में ज्यादातर, जैसे कि लाइनिंग, जैसे कि एयर सैक्स, यहाँ नीचे लिखती हूँ, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। हमारी लंग्स की एयर सैक्स में, हमारे लंग्स के अंदर इस छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स होते हैं, ये बैग होती है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आता है। तो ये जो है वो एयर सैक्स ऑफ लंग्स में सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, ये सिर्फ एक डिफ्यूजन, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती हमारी। ये सिर्फ डिफ्यूजन से होता है। और कब होगा? जब अगर तभी होगा जब ये जो सेल, ये जो लेयर है, ये बहुत पतली हो। इसी के लिए ये जो सेल्स है वो स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बनाती है। क्या क्या? एयर सैक्स ऑफ लंग्स। और भी जैसे कि हमारे किडनी के सेल्स, किडनी में हमने पढ़ा है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के भी बहुत सारे सेल्स, जैसे कि ग्लोमेरुलस की लाइनिंग, बाउमन्स कैप्सूल, ये सब की जो लाइनिंग है वो कौन करता है? स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसे हमें क्या समझना है कि स्क्वामस टिश्यू नॉर्मली वो उस लेयर में होता है, उस लाइनिंग में होता है, उस ऑर्गन्स की जिसमें डिफ्यूजन या एक्सचेंज हो, तो ये उसी का काम करता है, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आता है हमारा क्यूबॉइडल। इसके नाम से समझ में आ रहा है क्यूब लाइक सेल्स होती है। जैसे कि इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे बॉक्स की तरह ऐसी सेल्स होती है, ये होती है क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स। अब ये कहां मिलती है हमें? ये नॉर्मली हमें मिलती है डीसीटी, पीसीटी, हमने इसमें पढ़ा है। नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल में डिफ्यूजन होता था, इसीलिए इसमें स्क्वामस सेल्स होती है। पीसीटी में और डीसीटी में नॉर्मली जो रीअब्जॉर्प्शन वाली पार्ट होती थी, इसका काम कौन करता है? क्यूबॉइडल सेल्स, पीसीटी और डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? अगर जो हमारी लंग्स है, सबसे बड़ा क्या हुआ? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ये अगर मैंने ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई। उसको अगर मैंने और काट दिया तो ये हो गए ब्रोंक्यूल्स। ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स, बहुत पतली सी लाइनिंग ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जो हमारी लंग्स, ये हमारी लंग्स है, इनमें ऐसा होता है। और फिर इसके लास्ट में होता है बहुत सारे एयर सैक्स,
जो हमने बात की। इनर सेल्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये हो गए क्यूबॉइडल सेल्स। अब आता है कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार कॉलम की तरह दिखते हैं, कॉलम लाइक। इसकी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ऐसे, लॉन्ग स्लेंडर, लंबी और पतली सेल्स को हम बोलते हैं कॉलमनार। इसकी एक खासियत होती है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस में होता है, नीचे होता है न्यूक्लियस ऐसा। ये कहाँ मिलता है हमें? ये नॉर्मली हमें मिलता है सिक्रीशन। ये नॉर्मली सिक्रीशन का काम करता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन उतना नहीं कर पाएगा, ये सिक्रीट करता है, चीजों को बनाता है। ये नॉर्मली स्टमक की लाइनिंग में हमें दिखता है, स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में हमें क्या दिखता है? कॉलमनार सेल्स। अब क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स का एक की मॉडिफिकेशंस भी होती है, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था मॉडिफिकेशंस, ये सीलिया या फिर माइक्रोविलाई। तो ये इन दोनों में ही सिर्फ मॉडिफिकेशन होती है, स्क्वामस सेल्स में मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो इसमें क्या होती है? मॉडिफिकेशंस, जैसे कि माइक्रोविलाई और सीलिया। ये कहाँ होती है? क्यूबॉइडल सेल्स में और कॉलमनार सेल्स में। कंपाउंड एपिथेलियम क्या करता है? कंपाउंड एपिथेलियम नाइस सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ये सब तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स लाइंड है। ये नॉर्मली हमारी प्रोटेक्शन की काम करता है, और ये हमें स्किन में देखने को मिलता है। हमारी स्किन में क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। अब इसके अलावा और भी तरह के सेल्स होते हैं, और भी तरह के टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू की एक और तरह है, उसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फेक, झूठा, नकली। स्यूडो का मतलब होता है। और स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जैसे कि मेनी सेल्स अरेंज टुगेदर। जैसे कि एग्जांपल कंपाउंड एपिथेलियम को भी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स अरेंज हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर है। ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कैसे दिखती है? ये ऐसे दिखती है। अगर ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ऐसे सेल्स अरेंज हो, जो कि हमें लगे देख के कि ये कंपाउंड एपिथेलियम है। हमें ऐसा लग रहा है देख के, कोई सेल छोटे हैं, कोई बड़े हैं, ऐसा देख तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन इसमें लेयर्स नहीं होती। ये सारे सेल्स देखिए, सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, यानी कि ये सब क्या है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये हमें ऐसा लगता है कि कंपाउंड एपिथेलियम है, लेकिन असलियत में ये सिंपल एपिथेलियम की टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम। ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन होती है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब एम्ब्रायोनिक स्टेज होता है तो उसमें 3 तरह के लेयर्स होते हैं, जर्म लेयर्स। सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, बीच में होती है मेसोडर्म, अंदर में होती है एंडोडर्म। तो मेसोडर्मल ओरिजिन को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने क्यों नहीं कहा है और ओरिजिन के लिए? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो ऑल 3 डर्म्स से ओरिजिनेट हो सकती है, चाहे वो एक्टोडर्म भी होती है, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज, कुछ एंडोडर्म भी, मेसोडर्म भी होती है, और कुछ एंडोडर्म भी होती है। इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में स्पेसिफिक है कि ये मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। अब कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स यानी कि वो किससे मिलकर बना है। सारे कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हम टाइप्स करेंगे वो सब इन्हीं से बना है। क्या क्या? सबसे पहला कंपोनेंट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सेल के अलावा इंटरसेलुलर स्पेसेस में बहुत सारी फ्लूइड लाइक
मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा क्या हुआ, मैट्रिक्स के अलावा दूसरा होता है हमारे सेल्स। सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस में मैट्रिक्स, बाकी सेल्स। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के अंदर भी दो चीजें होती है, क्या क्या, एक होती है ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरी होती है फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस नॉर्मली म्यूको पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन के बनती है। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के नाम, म्यूको पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की क्या बनती है, ग्राउंड सब्सटेंस, हर एक कनेक्टेड टिश्यू। फाइबर्स दो तरह के फाइबर्स हैं, क्या क्या, एक है कोलेजन फाइबर्स जिसकी हम बात करेंगे, एक है कोलेजन फाइबर और दूसरा है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर्स। तो कनेक्टेड टिश्यू के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है मैट्रिक्स, दूसरा होता है सेल्स। मैट्रिक्स के अंदर भी दो कंपोनेंट होता है, एक होता है ग्राउंड सब्सटेंस जो कि म्यूको पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है, दूसरा है फाइबर्स। दो तरह के फाइबर्स हमें पता है, एक है कोलेजन फाइबर्स, दूसरा इलास्टिक फाइबर्स। अब हम आते हैं सेल्स में। सेल्स बहुत सारे तरह के सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में देखे जा सकते हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही वो सेल्स होते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स को बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और हमें मैक्रोफाज भी दिखता है। मैक्रोफाज क्या होता है, जो कि दूसरे फॉरेन मटेरियल्स को इनगल्फ, खाने के लिए काम करता है, उसे हम बोलते हैं मैक्रोफाज। ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में मदद करता है। फिर आगे आते हैं हमारे क्या, जैसे कि मास्ट सेल्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स और लिक्विड वगैरह को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और हमारे WBCs, प्लेटलेट्स, ये सब वगैरह, RBC, ये सब क्या हो गए, हमारे सेल्स हो गए और दूसरी होगी मैट्रिक्स। अब हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। बहुत तरह के होते हैं। पहला कनेक्टिव टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू, CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तीन तरह के टिश्यूज हैं हमारे। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं और फाइबर्स हैं ये लूजली अरेंज है, इसीलिए लूजली अरेंज है। जैसे कि अगर मैं इधर का डायग्राम बनाऊंगी छोटा सा, तो ये हमारे सेल्स हुए, ये हमारी बहुत सारी तरह तरह की फाइबर्स हैं, ये तरह तरह की फाइबर्स, इसे बहुत लूजली अरेंज है मैट्रिक्स में, तो इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। डेंस में डेंसली अरेंज होंगे, जैसे कि अगर मैं इसके बात कर रहा हूं, बहुत सारे अरेंज है, तो जगह नहीं दिख रही मुझे ऐसे, तो ये हो गई डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गई लूज कनेक्टिव टिश्यू। और क्या है, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी दो तरीके होते हैं, दो प्रकार, दो टाइप्स, क्या क्या, एक हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, मैं इसे रब कर देंगे, एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरी है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें हमारी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये नॉर्मली हमारी बीनीथ द स्किन होती है, बीनीथ द स्किन होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो कैसे दिखेगी, ये जो मैं यहां पर बना रही हूं ये है ये हो गए मैक्रोफाज। मैक्रोफाज का काम क्या होता है, मैक्रोफाज का काम होता है फॉरेन मटेरियल
फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं उन्हें मारना, ठीक है, उन्हें इनगल्फ, खा जाना, उनका काम होता है मैक्रोफेज। दूसरी मैं बता रही हूँ, ये है हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट ही वो सेल्स हैं जो कि हमारे मैट्रिक्स को और फाइबर्स, यहाँ पे मैं और फाइबर्स बना रही हूँ, फाइबर्स को बनाते हैं। ये जो फाइबर्स मैंने यहाँ पे शो किया है उन्हें हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। हमने पढ़ा एक और तरह का फाइबर होता है, ये मैं अगर इधर अरेंज कर दूं ऐसा, बहुत ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे इलास्टिक फाइबर। अब ये दो तरह के फाइबर का काम क्या है? जो हमारी कोलेजन फाइबर है वो बहुत हार्ड होती है, हार्ड फाइबर्स होती है, ये सॉफ्ट होती है। ये फाइबर्स हम देख सकते हैं अनब्रांच्ड है, इनके अंदर से कोई और ब्रांचेस नहीं निकलती, ये क्या हुआ? अनब्रांच्ड। इलास्टिक फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, हमें ब्रांचिंग दिख रही है इसमें, ये क्या हुए? ब्रांच्ड। कोलेजन फाइबर्स नॉर्मली चीजों को पकड़ के रखने में मदद करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी देती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। कोलेजन फाइबर्स दो तरह के होते हैं जो हम बहुत बार सुन चुके हैं। क्या क्या होता है? एक होता है लिगामेंट और दूसरा है हमारा टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट का होता है। जैसे कि अगर मैं इधर एक बोन बनाऊं, ये एक बोन, ये दूसरी बोन, इसमें जैसे कनेक्ट करिए दोनों बोन्स के साथ में, ये पार्ट भी हमारी लिगामेंट्स, ये क्या कर रही है? स्ट्रेंथ दे रही है और कनेक्शन दे रही है। टेंडन्स क्या करती है? ये मैंने बनाया है एक मसल और ये है बोन। तो मसल को बोन में कनेक्ट करना का काम होता है टेंडन का। बोन टू बोन कनेक्शन होती है लिगामेंट, मसल टू बोन कनेक्शन होती है टेंडन। ठीक है, ये हो गई बात। और भी बहुत तरह के सेल्स होते हैं हमारे एडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि ये सब मैं जो बता रही हूं मैं, ये WBCs हैं। WBCs क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। ये नॉर्मली ये भी प्रोटेक्शन के काम करता है। माइक्रोफाइजेस एक तरह का WBC, ठीक है। और भी RBCs, RBCs तो ऐसे होती है, ऐसे। तो ये बड़ी स्टडी है एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कैसे दिखती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होती है फैट स्टोरिंग टिश्यू। जैसे कि ये अगर ये मेरा सेल है, ये उसका छोटा सा न्यूक्लियस है और ये बड़ा सा पोर्शन सिर्फ फैट स्टोर करने के लिए। अब ये फैट आता कहां से? जब हम कुछ एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को फेंकता नहीं है, वेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है? उसे फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, ये सारी फैट कब बाहर निकलती है? जब हमारी बॉडी स्टार्व होने लगे, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगे, या जब हम फास्ट करते हैं, तब क्या होता है? जो हमारे अंदर के न्यूट्रिएंट्स है वो तो बाहर से तो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही, तो ये सारे फैट से ही न्यूट्रिएंट्स बॉडी यूज करता है। तो ये हो गया हमारी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या करते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं जो कि फैट स्टोर करते हैं। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? डेंस के भी बहुत सारे दो तरह के होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कैसे दिखती है? अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो ये हमारी फाइबर्स है, मान लो कोलेजन फाइबर्स, और ये उसके सेल्स हैं। तो हम देख सकते हैं एक पैटर्न में अरेंज, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है ना, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज। तो इसे बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर मैं ऐसे बना दूं, कहीं भी कुछ भी है खिचड़ी की तरह, तो ये क्या हो गया? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों भी कहाँ होती है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली हमारे जो टेंडेंस लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट, टेंडन, ये सब में यही होती है। क्या होती है? हमारी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस इरेगुलर वापस से हमारी स्किन में होती है। स्किन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसमें बहुत कुछ होता है अलग अलग तरह का। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं हमारे, एक होते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करती हूँ। अब हम बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी दो तरह के टिश्यूज आते हैं, एक होता है कार्टिलेज, एक होता है बोन। कार्टिलेज क्या होता है? उसकी जो मैट्रिक्स होती है, हमने बात की कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है सेल्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सेल्स के बीच में जितनी भी पार्ट होती है उसे मैट्रिक्स कवर करता है। तो कार्टिलेज की मैट्रिक्स कैसी होती है? सॉलिड होती है, सॉफ्ट होती है, प्लायबल होती है। प्लायबल यानी कि मुड़ सकती है वो, ठीक है, मुड़ सकती है, उसका मतलब प्लायबल, फ्लेक्सिबल होती है। अब ये कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर है। अगर मानो कि अगर इतना बड़ा एक कार्टिलेज है, अगर मैं इसे ऊपर से देख रही हूँ और मैंने इसका इतना पोर्शन काट के जूम करके देखा ऐसे करके, तो मुझे कैसा दिखेगा वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सबसे ऊपर में एक लेयर होती है, जो लेयर है उसे हम बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज की लेयर को हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। जब भी हम कार्टिलेज की बात करते हैं तब हम कॉन्ड्रियम वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि जब जब हम हार्ट की बात करते हैं तब हम कार्डियक यूज करते हैं, जब जब हम किडनी की बात करते हैं रीनल यूज करते हैं। वैसे ही जब जब हम कार्टिलेज की बात करेंगे तब तक कॉन्ड्रियम आएगा, और पेरी का मतलब होता है कवरिंग, तो पेरिकॉन्ड्रियम यानी कि कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। उसके अंदर हमें कुछ सेल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स। ये सब क्या है? इमैच्योर कार्टिलेज सेल्स, इमैच्योर सेल्स है। कोई भी अगर सेल्स इमैच्योर होते हैं तो उसके लिए उसके लास्ट में हम वर्ड यूज करते हैं ब्लास्ट, और क्योंकि ये कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रो, और इमैच्योर सेल है यानी कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है तो ब्लास्ट, यानी कि इमैच्योर कार्टिलेज सेल्स। ये हो गया मैंने कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब इसके अंदर हमें और क्या क्या सामान दिख रहा है? इसके अंदर मुझे ये जो सिंगल अनब्रांच्ड फाइबर्स दिख रहे हैं। याद कीजिए सिंगल अनब्रांच्ड फाइबर्स का नाम क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स। ये हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं जिसकी हमने बात की थी, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे ब्रांच्ड फाइबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स। अब ये जो हमारा कार्टिलेज है वो बहुत सारे बड़े बड़े सर्कल्स पूरे कार्टिलेज में भरे हुए हैं। ये जो सर्कल्स है इन्हें हम लैक्यूने बोलते हैं। लैक्यूने। लैक्यूने के अंदर क्या होता है? ये लैक्यूने होते क्या है? ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं। ये बहुत इनके अंदर फ्लूइड भरी होती है, तो हम बोलेंगे फ्लूइड
filled space inside matrix. इनके अंदर होता है matured cartilage cells. किसी में 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है. तो ये स्पेसिफिक नंबर नहीं होता कोरिना किडनी के अंदर कितने सेल्स होते हैं. ये क्योंकि मैच्योर है तो इसके लिए हम अब यूज करेंगे कॉन्ड्रोसाइट. अब कॉन्ड्रोब्लास्ट यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉन्ड्रोसाइट यानी कि मैच्योर्ड कार्टिलेज सेल्स. और ये पूरी जगह भरी पड़ी है मैट्रिक्स से, ऐसा मतलब खाली कुछ नहीं. ये हो गया हमारे कार्टिलेज के बाद. अब हम बोन्स में आते हैं. बोन्स में भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही दिख रहा है हमें. बोन्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? बोन्स भी सॉलिड होती है, बोन्स की मैट्रिक्स भी सॉलिड होती है. ये हार्ड होती है. ये मैट्रिक्स सॉफ्ट मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स हार्ड मैट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स प्लायबल थी यानी कि फ्लेक्सिबल थी. ये मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल नहीं. क्या हमारी बोन्स फ्लेक्सिबल होती है? नहीं. वो तो उसको अगर ऐसे करें तो टूट जाएगी चौक की तरह. तो अब बोन्स के भी उसी तरह से जिस तरह से हमने कार्टिलेज को काटा, कार्टिलेज की पार्ट्स को देखा, उसी तरह से हम बोन्स की पार्टिकल्स भी पार्ट्स भी देख सकते हैं. ये जो आउटर कवरिंग थी, यहाँ पे हमने लिखा पेरिकॉन्डियम. कॉन्डियम मतलब कार्टिलेज. यहाँ लिखेंगे पेरिऑस्टियम. ऑस्टियम मतलब बोन्स और पेरी मतलब कवरिंग. पेरिऑस्टियम. वहां पे हमने नाम दिया कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कि इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स. यहां हम नाम देंगे ऑस्टियोब्लास्ट, इमेच्योर बोन सेल्स. एक बार हम कार्टिलेज पढ़ लेते तो तुम्हारा बोन्स पढ़ना आसान हो जाए. यहाँ पे हमें, वहां पे भी हमें ग्रीन कलर के कोलेजन फाइबर्स दिख रहे थे. यहाँ पे भी क्या है? ये सब क्या है? कोलेजन फाइबर्स. वहां पे हमें इलास्टिक फाइबर्स भी दिख रहे हैं. यहाँ हमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं दिखेंगे. क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये इलास्टिसिटी ये शो ही नहीं करते. ये तो नॉन फ्लाइबल है ना. इलास्टिक फाइबर्स की वजह से ये फ्लाइबल होते थे. ये नॉन फ्लाइबल है क्यों? क्योंकि इनमें इलास्टिक फाइबर्स होती नहीं. अब ये देखिए जो पूरी बॉडी है ये कवर्ड होती है ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स से. ठीक है. इनके जो ये पूरी जो फ्लूइड ऐसे नहीं भरा है. यहाँ हर जगह बहुत सारे रिंग्स हैं. मैंने छोटे बनाए, ये बहुत बड़े पूरे रिंग्स कवर्ड है. ये जो रिंग्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनके अंदर होते हैं लैक्यूने. इन्हें इन रिंग्स को हम लोग बोलते हैं लैमेले. क्या है लैमेले? रिंग्स. बहुत सारे रिंग्स. रिंग्स के अंदर हमें दिख रही है ये हर जगह छोटे छोटे सर्कल्स. छोटे छोटे सर्कल्स से ये है हमारे जैसे यहाँ पे थे लैक्यूने, फ्लूइड फिल्ड स्पेस. ये सब भी क्या हो गए? लैक्यूने, फ्लूइड फिल्ड सेल्स. वहां हमें दिख रही थी कि 2 या 3 क्या होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स थे. यहाँ सिर्फ एक लैक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है. ऑस्टियोसाइट. यहाँ में एक और पार्ट दिख रही है. ये जो लैमेले के अंदर एक छोटी सी और कनाल है, इसका नाम है हैवर्शियन कनाल. हैवर्शियन कनाल से ही क्या हो सकती है? जैसे कि ये कनाल है, उसके अंदर से ही सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन्स में भी तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स होते हैं ना, तो वो क्या होती है? हैवर्शियन कनाल में होती है. ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह क्या होती है? हैवर्शियन कनाल से गुजरती है. तो ये हो गया हमारे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू हम उसके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे. मस्कुलर टिश्यू तो हमने पढ़ ही लिया है और न्यूरल टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.